Hello friends, my name is Abhishek Thigde and today we are going to discuss CAPF 2024 paper and the questions are from mathematics and reasoning section. हमने जो अपना ये बैच लॉन्च किया है योद्धा बैच जो oneclass.in इस ऐप पे है, उस ऐप का ये पहला डेमो सेशन होने वाला है कि हम कोर्स किस तरीके से रन करने वाले। आज मैंने CAPF 2024 का पेपर लिया है लास्ट ईयर का, तो उसमें से मैं सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं और उस क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व करता हूं तो उसके हिसाब से अपना बैच होने वाला है। मतलब क्वेश्चन वाइज या पेपर वाइज बैच नहीं होगा, हम प्रॉपर कंसेप्ट टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके एग्जांपल्स लेंगे और ये ऐसे PYQ के सेक्शन आपके सारे 2017 से लेके 2024 तक होंगे। तो इस डेमो सेशन से आपको क्या पता चलेगा कि सबसे पहले तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या, या फिर वो 50-60% समझ में आ रहा है कि उतना ही बहुत है। क्योंकि इस लेक्चर में पूरा डिटेल नहीं जाने वाले ना, हम टॉपिक वाइज नहीं जाने वाले, मैं बस एक एग्जांपल लूंगा और उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं वो देखूंगा। अगर आपको उसका कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है फिर भी आप उस एग्जांपल को किस तरीके से टैकल कर सकते हो। अगर मेरे पढ़ाने के बाद तो आपका सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अगर इस लेक्चर से भी आपको 50% भी समझ में आ गया तो बैच में आपको पूरी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का इसलिए कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है क्या, और आता है तो आप बैच कर लो, आपके 20 में से ज्यादा मार्क सिक्योर कर लो आप। ठीक है, तो जिन लोगों को ये बैच ज्वाइन करना है CAPF 2025 के लिए हम बैच oneclass.in ऐप पे कर रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी योद्धा बैच ऐसे इसका नाम है, योद्धा बैच ये इसका नाम है। और यहाँ पे हम कंसेप्ट, PYQ एंड प्रिडिक्शन ये 3 चीजों पे काम करने वाले। बाकी इस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने मेरे पहले वाले इंट्रोडक्शन के वीडियो में दी है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, अपना ये डेमो सेशन होगा और उसके बाद एक आध दूसरा दिन के अंदर अल्टरनेट डेज पे आपको एक लेक्चर मिलते जाएगा। पूरा 30 आवर्स का अपना ये बैच है और 30 आवर्स में पूरा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो CAPF के एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम सारा कवर करने वाले। आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हो। और पहले तो ये लेक्चर देखो आपको कैसे समझ में आ रहा है, आपके कुछ सजेशन है वो भी आप मुझे दे सकते हो। जिनका मैथ्स बहुत वीक है उनके लिए भी ये बैच जरूरी है, क्योंकि मैं पूरा जीरो से पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, आपको ये बैच लेना है तो oneclass.in ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पे योद्धा बैच है वो पूछो, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या वहां पे भी लिंक है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं CAPF के क्वेश्चन से। मैंने जो क्वेश्चन लिए वो जो UPSC का प्रॉपर पेपर है उसी से क्रॉप करके लिए, तो आपको जो फील भी आ जाएगा और क्वेश्चन पूछने का तरीका, लाइन स्पेसिंग सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, सीधा टाइपिंग वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, आपको वही फील देने की मैं कोशिश करने वाला हूं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्वेश्चन देखते ही पता चलता है कि ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। हम अगर क्वेश्चन को टॉपिक का नाम देना चाहे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो कुछ तो दिया है हमें 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3 प्लस ... और वहां पे लास्ट तक क्या है 1 × 2 × 3 ... 500 तक ये मल्टीप्लीकेशन किया। तो हमें क्या इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है क्या, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन हमें करना है पेपर में? नहीं, इसका कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको पूछा है तो इसके पीछे कुछ तो होगा कि क्या करना है। तो हम सिंपल तरीका आजमाएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, मैं सारे एग्जाम में या फिर किधर भी ऐसे करता हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटा छोटा ले लो। यहाँ पे ये टर्म्स है ना, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ओके, वो लास्ट तक के टर्म्स है। सो फर्स्ट भी क्या करते हैं, फर्स्ट वी डिवाइड ईच टर्म बाय 8। उन्होंने बोला है ना डिवाइड बाय 8, द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8। सो ईच टर्म को 8 से डिवाइड करते हैं। सो पहले 1 को डिवाइड कर दिया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। 1 डिवाइडेड बाय 8 तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा।
सो नेक्स्ट टर्म को दोनों के साथ मिला के डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 + 1 3। सो 3 को डिवाइड किया मैंने 8 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 8 0 0, रिमाइंडर बचा 3। सो मैं थर्ड टर्म लेता हूं। सो यहाँ पे क्या है? 3 2 6, 6 1 6, 6 प्लस ये पहले वाला 3, 6 + 3 9। अगर मैंने 9 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 8 1 8 एंड द रिमाइंडर इज 1। करेक्ट? यहां तक आ गए हम। अब देखो मैं बाद में जाता हूं, इसके आगे का टर्म क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 ये टर्म होगा। सो 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24 और ये पहले का 9। सो 24 + 9 33, 33/8। सो रिमाइंडर कितना बचा? 8 4 32, रिमाइंडर बचा 1। मैं उसके आगे भी जाता हूं, तो इंटू 5 होगा तो 120, और ये 120 यहाँ की जो टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन 120 आएगा, और 120 प्लस पहले वाला 33, तो ये कितना होगा? 153। अगर मैं 153 को भी 8 से डिवाइड करता हूं फिर भी 8 1 8, 7 आ गया, 8 9 72, फिर भी रिमाइंडर कितना बचा? 1। सो इसके आगे आप जितने भी ले लो नंबर, रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके? 1। सो ये जो भी करे तो लास्ट तक जाए फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा अपना? 1। तो ये होता है करने का तरीका, आपको इससे डरना नहीं है। तो यहाँ पे तो कंसेप्ट नहीं बताई, यहाँ पे तो मैन्युअली किया, आपको कुछ पता भी नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, बस ये पैटर्न आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो इसका कंसेप्ट ये है, अगर आप यहां तक देखें तो सम 9 आ रहा है। सो 9 तक अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, तो इसके आगे तो सबसे पहले तो 9 ही बचने वाला है ना। यहां का जो टर्म है उसमें तो 4 × 2 8 आ रहा है, तो इसके आगे जो भी है उसको तो 8 से डिवाइड होने ही वाला है, कुछ भी आ जाए 8 से डिवाइड होने वाला है, तो बचेगा तो ये एक्स्ट्रा वाला 1 ही ना। यहाँ पे 9 है तो इसमें 8 को तो भाग जाएगा, लेकिन इस 1 को नहीं जाएगा। इसके आगे जो भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए उसमें 2 × 4 है, सो 2 × 4 को 8 से डिवाइड होता है, तो आगे वाले टर्म की कुछ हमें जरूरत ही नहीं है, सबको 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि हर एक में क्या आएगा? 4 × 2 4 × 2 4 × 2 आएगा, सबको 8 से डिवाइड होगा। लेकिन इन दिस 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो रिमाइंडर इज 1। 9/8 रिमाइंडर इज 1। तो ये कंसेप्ट है इसकी, समझ में आया सबको? तो इस हिसाब से हम जाने वाले। ये अभी तो बस एक इसके पहले भी 2-3 कंसेप्ट है, वो पहले अच्छे से समझ में आएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हम बैच में एकदम पूरा लेवल 0 से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इस एग्जांपल के लिए इतना समझ में आ गया, खत्म फिर काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। Which one of the following is the average of first 5 multiples of each of the numbers from 11, 12, 13, 20? तो डॉट 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 20 तक है। मुझे एक बात बताओ, सबके पहले 5 मल्टीपल का आपने क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। सो 11 मल्टीपल है तो 22, 33, 44, 55, ये 5 मल्टीपल। फिर 12, 12 2 24, 36, 48, 60। सो अगेन 13, 13 2 26, 39, 52, 65। ये ऐसे किधर तक है? 20 तक है। सो 22 40, 60, 80 एंड 100। खत्म। अब इन सारे यहाँ पे है ना, 14 भी है, 14, 15, 16, ये सब कुछ है, 17, 18, 19 सबके, तो इन सबके एडिशन करके फिर डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। क्या टॉपिक का नाम क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज? टॉपिक का नाम क्या हुआ? एवरेज। तो इन सबकी एडिशन करके अगर डिवाइडेड बाय करता बैठूंगा मैं तो पूरा टाइम चला जाएगा। 100 नंबर है, 100 नंबर की थोड़ी एडिशन करनी पड़ती है। तो सिंपल लॉजिक, हमें क्या पता है कंसेप्ट में? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ये हम सबको पता है। करेक्ट? अगर ये एक स्टेप पता है, लेकिन आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो ये नंबर अगर होंगे तो एवरेज इज इक्वल टू मिडिल नंबर भी होता है। एवरेज
एवरेज इज इक्वल टू मिडल नंबर भी होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो एवरेज का और एक कंसेप्ट है। एवरेज का और एक कंसेप्ट क्या है? तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये भी क्या होता है आपका? एवरेज ही होता है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये भी आपका एवरेज हो गया। अब फिर आप मुझे बताओ, मुझे इतने सारे नंबर है, सबसे पहले तो इन पहले का एवरेज निकाल लेता हूं मैं। वर्टिकल लाइन का एवरेज कितना आएगा? मिडिल नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सेम का गैप है, सेम का गैप में भी मिडिल नंबर इज आल्सो एवरेज। सो इसका एवरेज 33 हो गया, इसका एवरेज 36 हो गया, इसका एवरेज 39 हो गया, इसका एवरेज 60 हो गया है, बीच में भी बहुत सारे आएंगे। करेक्ट। तो इन वर्टिकल लाइंस का एवरेज निकाल के मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब मुझे किसका एवरेज निकालना है? उस हॉरिजॉन्टल लाइन का। 33, 36, 39, इधर इधर इधर, फिर 42 जो भी आएगा वो उसका एवरेज निकालना है। तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 33 से लेके 60 तक जा रहा है, इधर भी कुछ नंबर है ना, जा रहा है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बताया? ये तीनों चीजें कहाँ लगती है? ये तो हर जगह लगता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ लगती है? सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, और फिर लास्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब दो नंबर के बीच में सेम गैप। तो 33, 36, 39 तीन का गैप है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इसको लिए हम ये लगा सकते, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। करेक्ट। सो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 33। फर्स्ट नंबर कौन सा है अपना? 33। और लास्ट नंबर कौन सा है अपने इस लाइन का? 60। सो करो 33 प्लस 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 93 अपॉन 2। तो क्या हुआ? 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12.5, 46.5 इज द एवरेज ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन। समझ में आया? ओके। ये पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा। इसके पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी मैं बहुत टाइम दे रहा हूं कि आपको ये 2-3 चीजें बता रहा हूं। तो पढ़ाते समय तो पूरा डिटेल हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। समझ में आ रहा है? ये तो बस डायरेक्ट पीवाईक्यू लिया और आपको बताया कि क्वेश्चन बड़ा होता है। ये तो सब आपको समझाने के लिए लिखा है ना, आप थोड़ी पेपर में ये करने वाले हो। आपको तो पता चल गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज मिडिल नंबर होता है, तो ये तो मिडिल निकाल दिया, फिर इधर का भी मिडिल निकाल दिया। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे एग्जाम में? यही डायरेक्ट लाइन आनी चाहिए आपकी, 33 प्लस 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 46.5। डन। तो ये था एवरेज टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सबसे पहले, द एवरेज ऑफ 4 नंबर 10, 15, 20 एंड 25 इज 17.5। अब देखो, अभी पढ़ा है, टॉपिक का नाम क्या है? अगेन एवरेज। टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज। खत्म। टॉपिक का नाम है एवरेज। तो अभी पढ़ाया था कौन सा नंबर है? 10, 15, 25, 10, 15, 20 एंड 25। इसका एवरेज उन्होंने क्या दिया है? 17.5। आपको देखने से पता चल रहा है, अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि सब में 5 का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये देखो 5, 5, 5। करेक्ट। सो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये भी क्या होता है? एवरेज होता है। सो निकालो 10, लास्ट नंबर कौन सा है? 25। सो 10 प्लस 25 अपॉन 2 is equal to 35 upon 2, that is 17.5, and the given also 17.5. Okay, so first statement is correct. Then next, if A, B and C are 3 different natural number means number start from 1 2 3 4 5 to infinity is natural. What is whole number? Number starts from 0 0 1 2 3. Okay, that is whole number. Okay, so such that ABC is equal to A plus B plus C is equal to ABC. मतलब 3 नंबर का एडिशन ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर। ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा यूपीएससी ने। तो ये कौन से नंबर होते हैं? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ABC। तो ये नंबर होते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। चेक करो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आता है? 6।
एंड 1 इंटू 2 इंटू 3 भी कितना था, 3 2 जा 6 1 जा 6, तो ये तो बैठ गए हमें। तो अगर ऐसा है देन द एवरेज ऑफ एबीसी इज 3 दिया है, लेकिन अपना एवरेज कितना है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो सम कितना आया 6, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, सो 6 बाय 3 इज इक्वल टू 2, एवरेज कितना आया अपना 2, लेकिन उन्होंने क्या दिया है 3, दैट इज रॉन्ग, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, सो व्हाट वी कैन से ओनली 1 ओनली। समझ में आया क्या? सिंपल लग रहा है, अभी 3 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं समझा के आपको 8-10 मिनट में 3 क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको तो इजीली यू कैन सॉल्व इट इन 1 मिनट, ईच क्वेश्चन इन 1 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक एवरेज था। क्या? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x टू y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ y टू z। जो भी दिया है आप लिख लो, जो भी दिया है आप लिख लो। क्या दिया है? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x टू y, प्रेजेंट एजेस ऑफ x टू y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ y टू z, ऑफ y टू z लिख दिया, करेक्ट। तो किसका क्वेश्चन है? रेशियो का क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो। एंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ y इज 15 ईयर्स, y का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ x, y एंड z। सम पूछा आपको, x प्लस वाई प्लस z पूछा और y का दिया है 15। मुझे बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेट कर लेते हैं हम। x इंटू z इज इक्वल टू y इंटू y स्क्वायर कर लिया। अब y तो दिया आपको, कितना दिया है y? 15 दिया है, सो x इंटू z इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, सो x इंटू z इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। खत्म, यहां तक आ गए हम। अब मुझे बताओ, x इंटू z 225 है, x इंटू z इज इक्वल टू 225 ऐसा है, तो 225 किन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा? 25 इंटू 9 आएगा, 25 इंटू 9, दैट्स इट, खत्म। 25 9 जा 225। तो अब मुझे x मिल गया 25, z मिल गया 9। अब उन्होंने क्या पूछा है? What can be the sum of the ages of x, y and z? x, y, z का सम कितना है? So x plus y plus z, so x कितना है 25, y 15 दिया था and z कितना है 9, 25 plus 15 40 and 40 plus 9 49। समझ में आया? अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर 25 इंटू 9 तो 225 समझ में आ गया, लेकिन मैं अगर इसका 3 इधर ले लू, इसका फैक्टर, सो ये कितना आएगा? 3 ले लूंगा तो 75 इंटू 3, ये भी तो आता है, लेकिन इसका सम देखो ना, 75 प्लस 3 प्लस 15 बहुत बड़ा जा रहा है। अपने ऑप्शन देखो, और उन्होंने भी क्या पूछा है? कैन बी, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप उस फैक्टर को 25 इंटू 9 लोगे तो, और सबसे पहले दिमाग में आपको यही आएगा 25 90 125, करेक्ट, समझा? तो क्या हो गया आंसर? 49। तो ये रेशियो का भी बोल सकते हो, सवाल फैक्टर निकाले, इसलिए आप नंबर सिस्टम का भी बोल सकते हो और प्रोपोर्शन का भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसा देखा तो बच्चे तो डायरेक्ट अरे क्या पूछा? अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। क्या टॉपिक है? अलजेब्रिक एक्सपेंशन। और मुझे तो ये टॉपिक इतना पसंद है ना, क्योंकि बहुत सारे एंटिटी है, हमें सिर्फ 7 एंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, बस 7 एंटिटी आपको आ गई तो हो गए। और यहाँ पे आपको ये लगने वाला है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगने वाला अपने को। तो उन्होंने क्या दिया? इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, then which one of the following is the value of x raised to 32 plus 1 upon x raised to 32? उनको जो देना है देने दो, हम अपना ले लेते। क्या है? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 है, कुछ तो रेस टू करना है ना, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। और 32 है, इसका मतलब ये रेस टू 2 का ही है, 2 के पावर में 32, 2 का 5th
पावर 32 होता है। सो हम भी इन दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, देखो ना वो एंटिटी, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये बार बार ऐसे आता है और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस 2 ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये प्लस 2 उधर जाके -2 होगा, 4 - 2 खत्म। अब ये आ गया, हमें किधर तक जाना है 32, इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसका भी स्क्वायर करते, इसका भी बोथ साइड का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ रखा ही नहीं इसमें, ये कैंसिल ही होता है, +2 आता है, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, अगेन x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴, 2 उधर गया तो क्या आएगा अगेन 2। तो आप ये जितने भी बार करो तो राइट वाला आंसर तो क्या आने वाला है 2। अब और एक बार करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और एक बार करोगे तो क्या होगा कि 32 तक जाएंगे आप। लेकिन हमें क्या पता चला, अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं और एक बार स्क्वायर कर रहा हूं फिर भी राइट साइड का आंसर कभी बदल रहा है क्या, नहीं, तो उनको जो करना है वो कर दो, उन्होंने रेज टू 32 किया है, करने दो, आंसर क्या आने वाला है हमेशा +1। समझ में आया, सॉरी आंसर क्या आने वाला है अपना, ये 2 इधर जाके +2, ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी आप सारे एग्जांपल, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ये पढ़ाने के बाद तो इसका शॉर्टकट भी होता है, तो वो तो तब मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आज के लेक्चर इसलिए आया हूँ कि कमेंट्स बहुत सारे आए ना, सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, सर 0 से पढ़ाओगे क्या, क्या है कुछ भी नहीं आता फिर भी आंसर आ रहा है ना, बस आपको टाइम देने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप इसको निगलेक्ट मत करो, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा अगर आप मैथ रीजनिंग में 16-17 मार्क्स लाओगे तो, ठीक है। चलो लेट्स गो। A shopkeeper sold a product at 30% loss. Had his selling price been 150 more, he would have made a profit of 10%. That means ये परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज में भी किसका, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, परसेंटेज में भी प्रॉफिट लॉस का ये सवाल हो जाएगा। तो जो दिया है वो, हमेशा परसेंटेज का टॉपिक पढ़ते समय एक चीज ध्यान में रखो आप कि कौन सी भी चीज, एनी नंबर और एनी एंटिटी शुरुआत में इनिशियली इज 100%, when we increase that entity 10% then it will become 110%, when we increase that entity 20% then it will become 120%, 30% इंक्रीज किया 130% हो गया, when we decrease by 10% it will become 90%, when we decrease by 20% it will become 80%, and when we decrease by 30% it will become 70%. So उन्होंने क्या बोला है, a shopkeeper sold a product, this is product price line, ठीक है, sold a product at 30% loss, 30% loss मतलब 30% डिक्रीमेंट, मतलब सेल कितने में किया 70% में उसने सेल किया। Had his selling price been 150 more, अगर उसने 150 ज्यादा लेके सेल किया होता, if he sold it 150 more, he would have made a profit of 10%, profit of 10%, मतलब बेचा कितने में 110% में, क्योंकि इनिशियली एवरीथिंग इज 100%। अब मुझे बताओ, पहले 70% में बेचता था, फिर 150 बढ़ा के बेचा, 150 रुपीज बढ़ा के बेचा, तो कितने में बेचा 110%, मतलब 10% प्रॉफिट होने लगा इसको। परसेंटेज वाइज डिफरेंस कितने का है 40% का है, और रुपीज वाइज डिफरेंस कितने का है 150 का। तो मैं ऐसा मान के चलू अपने 40% को वो कितना बोल रहे हैं 150 रुपीज, अपने 40% को वो कितना बोल रहे हैं 140 रुपीज। पूछा क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, मैंने अभी बोला था एनी नंबर, एनी थिंग्स, एनी आर्टिकल, एनी प्रोडक्ट शुरुआत में कितना होता है 100%, दैट मीन कॉस्ट प्राइस इनिशियल होती है, तो कॉस्ट प्राइस शुरुआत में कितनी होती है 100%। तो मुझे बताओ 40% इज 150, देन 100% इज व्हाट, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू, ये परसेंटेज तो कैंसिल ही होने वाला ऊपर नीचे का, 100 इंटू 150 अपॉन 40,
सो 22 जा 40, 25 जा 100, 2 1 जा 275 जा, सो 75 into 5, 5 5 25, 5 7 जा 35 plus 2 37, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 375। तो ये तो एकदम डिटेल में पढ़ाया, एग्जाम में ये एग्जाम्पल सिर्फ 10 सेकंड्स का है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है रेड पेन में, अभी 10 सेकंड्स में बताता हूँ। 30% लॉस मतलब 70 और 10% प्रॉफिट मतलब 110। सो गैप कितने का है 40% का है, लेकिन रुपीस में कितने का है 150 का है। तो मैं क्या बोलूंगा अपने 40% को वो बोल रहे 150, तो अपने 100% को क्या, सो 22 जा 25 जा 2 1 जा 75 into 3 दैट इज 375। ये आपको आएगा, एक बार मेरे साथ पढ़ो तो सही, ठीक है। x लिया, y लिया, लेट x बी द कॉस्ट प्राइस, कुछ किया ऐसा, उससे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। चलो तो ये क्या है 375। नेक्स्ट, ABC कैन फिनिश अ वर्क इन 20, 25 and 30 days। वर्क टाइम का सवाल है, टॉपिक का नाम वर्क एंड टाइम, टॉपिक का नाम वर्क एंड टाइम। So ABC can finish a work in 20, 25 and 30 days respectively. They start working together but B quits after working for 3 days. ठीक है, let's see. A, B, C. A work in 20, 25 and 30 days. And 30 days. Correct? So हम क्या करते हैं वर्क टाइम में, वर्क टाइम में जो भी वर्क है वो एज्यूम करते हैं, और कितना एज्यूम करते हैं द एलसीएम, ठीक है। सो मुझे बताओ 20, 25 एंड 30 का एलसीएम, एलसीएम मतलब इन तीनों से डिवाइड होने वाली कौन सी भी संख्या छोटी से छोटी लो तो कैलकुलेशन अच्छा होता है, इसलिए हम एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 20, 25, 30 से मल्टीप्लाई होने वाली नंबर कौन सा है 300। सो लेट दैट वर्क विथ 300। फॉर एग्जांपल वी हैव टू ईट 300 बर्गर्स, ए विल टेक 20 डेज, और 20 डेज ये, हाँ, ए विल टेक 20 डेज टू फिनिश 300 बर्गर, दैट मींस पर डे ही विल ईट 15 बर्गर्स पर डे, ये इफिशियंसी हो गई। सो बी विल ईट 25 1 जा 25 2 जा 12 बर्गर्स पर डे, एंड सी विल ईट 10 बर्गर्स पर डे। अब उन्होंने क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज। मतलब अगर ये इनकी वर्क लाइन पकड़ ली तो शुरुआत में तो तीनों साथ में काम कर रहे हैं, शुरुआत में तीनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद बी जा रहा है। सो 3 दिन तो सब साथ में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद बी जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है ए प्लस सी। अब मुझे बात बताओ, पहले 3 दिन ए प्लस बी प्लस सी ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। सो 3 दिन में उन्होंने कितने बर्गर खाए 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 10 37। तो 3 दिन में उन्होंने कितने बर्गर खाए 37 into 3 दैट इज 111। उन्होंने 111 बर्गर खाए, टोटल बर्गर कितने 300। सो रिमेनिंग बर्गर कितने 300 माइनस, तो इन्होंने तीनों ने कितने बर्गर खाए 111, 300 माइनस 111 दैट इज 189। ओके, सो बचे कितने बर्गर 189। अभी तो बी ने क्विट किया ना, बी ने क्विट किया, सो ये 189 बर्गर कौन खाएगा ए एंड सी विल इट। ओके, सो 189 वो कितने की स्पीड से खाएंगे ए एंड सी, दैट मींस ए 15 बर्गर पर डे खाएगा, सी 10 बर्गर पर डे खाएगा, दैट मींस 189 बर्गर वो कितने की स्पीड से खाएंगे 25 से, 15 प्लस 10 दैट इज 25 की स्पीड से खाएंगे, रोज 25 खत्म होंगे, तो कितना 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 दिन लगेगा 25 7 जा 175, सो बचे 14 अपॉन 25, 7 14 25। सो ए प्लस कितने दिन काम करना पड़ेगा बर्गर सारे खत्म करने के लिए, काम सारे खत्म करने के लिए 7 इंटीजर 14/25। अब पूछा क्या है इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट शैल द वर्क बी कंप्लीट। तो ये 3 डेज एंड दिस 7 इंटीजर 14/25 डेज, सो टोटल कितने हो गए 3 + 7 14/25 दैट इज 10 14/25, 10 14/25 ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये तो वर्क टाइम का कंसेप्ट वगैरह सब कुछ, ये ऐसा क्यों है, ये एक एक एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी देखो ना कुछ फॉर्मूला दिख रहा है,
मैंने जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बोला था, कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आपको बहुत धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर बेसिक जीरो, ये देखो ये स्पीड होने वाला है, सिखाने का भी यही स्पीड होने वाला है, तो आपको मैच कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है ये एकदम एग्जैक्ट स्पीड है। फिर भी आपके डाउट्स वगैरह सजेशन लेके हम और भी कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टैप्स मतलब पाइप एंड सिस्टम, ये भी किसका सवाल होता है? वर्क टाइम का ही सवाल होता है, कुछ अलग नहीं है। मैंने बोला था वर्क टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस, बहुत सवाल आते हैं। A and B can fill a tank in 20 minutes and 15 minutes. A and B can fill a tank in 20 minutes and 15 minutes respectively. A third tap C can empty the full tank in 6 minutes. तो ये empty करने वाला है, तो जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे हम। After the tap A and B fill the tank for 5 minutes, the tap C is open. मतलब अगर ये टैंक हम फिल कर रहे हैं, सो पहले 5 मिनट तक टैंक भर लिया ए एंड बी ने, 5 मिनट तक टैंक भर लिया, और उसके बाद सी भी चालू किया ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ए प्लस बी के साथ सी भी चालू किया, और सी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। सो इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट शैल द टैंक गेट एम्प्टी? तो सबसे पहले तो 5 मिनट ए एंड बी चालू करके टैंक फिल तो करते हैं, तो अपना सेम प्रोसीजर एलसीएम 20, 15, 6 का एलसीएम कितना है? 60 लीटर्स पकड़ लेते हैं। अभी टैंक के तो बर्गर नहीं पकड़ेंगे, लीटर पकड़ते हैं। तो 60 लीटर 20 मिनट्स में, सो 3 लीटर्स पर मिनट में। 60 लीटर 15 मिनट्स में, सो 4 लीटर पर मिनट्स में। 60 लीटर 6 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, सो 60/16, लेकिन ये एम्प्टी कर रहा है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब उन्होंने क्या बोला है? a प्लस बी 5 मिनट्स तक ओपन है शुरुआत में, सो a प्लस बी दोनों मिला के कितने फिल करता है? 7 लीटर। सो 5 मिनट में कितना भरेंगे? 7 × 5, तो कितना भरेंगे ये a प्लस बी? 35 लीटर्स भरेंगे। अब क्या किया? अब सी भी चालू किया ना, अब सी भी चालू किया। अब देखो 5 मिनट्स में 35 लीटर तो भर गया। अब सी चालू किया तो हमें क्या पता चल रहा है? तीनों चालू है, तो नेट क्या होगा? 3 + 4 7, और 7 - 10 -3, तो अभी टैंक भरेगा ही नहीं, क्योंकि सी का स्पीड बहुत ज्यादा है रिकामा, या क्या बोलते हैं हम, खाली करने का। कभी कभी मराठी आ जाएगा मेरा, उसको थोड़ा ध्यान में रखो, समझ लो, ठीक है। तो सी का स्पीड इतना ज्यादा है कि ये टैंक भरेगा नहीं, वो हमेशा एम्प्टी होने वाला है, ठीक है। तो कितने स्पीड से एम्प्टी होगा? 3 लीटर्स पर मिनट के स्पीड से। लेकिन हमें एम्प्टी कितना करना है? 35 फिल है अभी, तो वी हैव टू एम्प्टी 35 लीटर्स। सो कितना टाइम लगेगा? 35 कितने की स्पीड से एम्प्टी हो रहा है? 3 के, सो 35/3, सो कितना आएगा ये? 3 1 जा 3 1 जा, ओके। सो बचा कितना? 2 अपॉन 3, 11 2/3, 11 2/3, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट बोला है। स्टार्ट अगर बोला है तो स्टार्ट में ये फिल भी तो कर रहा है ना, तो वहां से स्टार्ट लेंगे तो इसका आंसर 16 2/3 आना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 11 2/3 बोल रहे हैं। शायद स्टार्ट वहां से होगा जहां से सी एम्प्टी करने के लिए चालू कर रहा है, लेकिन इतना एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। यूपीएससी सीएससी में ये स्क्रैप हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, स्क्रैप होगा ही नहीं किधर भी, क्योंकि 16 2/3 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लेंगे हम इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट, अब देखो ट्रेवल टाइम किसका सवाल है? स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है। स्पीड टाइम डिस्टेंस। ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। टू रीच द सेम डेस्टिनेशन मतलब हमें एक चीज तो पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उन्होंने क्या बोला है? A and B start at the same time to reach the same destination. Same destination मतलब डिस्टेंस तो सेम है, डेस्टिनेशन सेम मतलब डिस्टेंस सेम। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब डिस्टेंस सेम है तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे आपको टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो भी स्पीड का रेशो होगा उसके उल्टा किसका रेशो होगा? टाइम का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसा होता है, स्पीड का रेशो जो है वो कौन सी भी चीज, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी है तो ए का जो रेशो है उसके उल्टा बी का, अगर डायरेक्टली है तो रेशो सेम होता है, ठीक है। तो
बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ ए स्पीड, बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ ए स्पीड। सो मैं ऐसा पकड़ लू बी अपॉन ए का स्पीड का रेशियो कितना है 5/7, ए इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो गया, स्पीड का रेशियो क्या हो गया बी एंड इसका 5/7। अब निकाल दो स्पीड का रेशियो, यहाँ पे बी लिखते यहाँ पे ए लिखते, स्पीड का रेशियो कितना है 5/7, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 7/5, उल्टा होता है, बोला है हमेशा मैंने, स्पीड का रेशियो से टाइम का रेशियो उल्टा होता है, कब डिस्टेंस सेम है तो। अब उन्होंने क्या बोला है स्पीड, एंड रीच द बी ट्रेवल्ड एट 5/7 ऑफ ए स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन 1 hour 20 minutes आफ्टर ए, और बी कितना है 1 hour 20 minutes, मतलब 60 + 20 80 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, कौन बी, ऑब्वियसली उसका स्पीड कम है तो वो लेट ही पहुंचेगा, लेकिन टाइम का रेशियो अपना कितना है 7:5 है, अपनी भाषा में बी कितना लेट पहुंच रहा है, ए 5 में पहुंच रहा है 5 यूनिट्स में एंड बी इज रीचिंग इन 7 minutes, सो अपनी भाषा में बी कितना लेट पहुंच रहा है 2, लेकिन ये तो अपनी भाषा है ना, एजम्पशन रेशियो की भाषा, तो उनकी भाषा में वो कितना लेट पहुंच रहा है 80 मिनट्स लेट है, ए के बाद 80 मिनट्स बाद आ रहा है, अपना ये 5 यूनिट में जा रहा है तो 7 यूनिट में बी जा रहा है तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है बी, 2 यूनिट्स लेट, ओके, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन में कितना दिया है 80, सो अपने 2 को वो कितने की वैल्यू कर रहे हैं 80 मिनट्स की, सो अपने 1 को कितने की वैल्यू होगी 40 मिनट्स की, खत्म, करेक्ट। तो अभी पूछा क्या है, व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन, बी को कितना टाइम लेगा, ये देखो ये इधर का ही रेशियो, ये स्पीड का रेशियो पकड़ा है मैंने और ये टाइम का, और ये टाइम का रेशियो पकड़ा है मैंने, तो अपना 1 मतलब उनका 40 है, तो बी कितना टाइम लेगा, बी 7 टाइम ले रहा है, तो अपना 1 मतलब 40, तो अपना 7 मतलब 7 × 4 280 मिनट्स लेगा, बी कितना मिनट्स लेगा 280 मिनट्स, लेकिन ये तो ऑप्शन ऐसे है, सो 280 मिनट्स को डिवाइड कर दो, 280 को मैं ऐसे डिवाइड करूं 240 एंड ये 40, 240 + 40 280, सो 240 मतलब 4 hour एंड ये 40 मिनट्स, सो 4 hour 40 मिनट्स किधर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्स नहीं पकड़ा, डिस्टेंस को डी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं, बस रेशियो से सॉल्व किया है और पूरा कंसेप्ट पढ़ा के आप एग्जाम में क्या करोगे, इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का उल्टा रेशियो टाइम का 5:7 7:5, 2 ज्यादा ले रहा है, लेकिन उनकी भाषा में तो 80 मिनट ज्यादा ले रहा है, अपने 2 को 80 है, अपने 1 को 40, अपने 1 को 40 तो अपने 7 को 280, खत्म, समझ में आया, ओके। ये सिंपल दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, मैंने फर्स्ट 2 मिनट में क्या बताया था 50% समझ में आ गया, तो ये तो 10th एग्जाम्पल स्पीड टाइम डिस्टेंस का, इसके पहले आपको 7 एग्जाम्पल ट्राई करने हैं ना, 7 एग्जाम्पल के कंसेप्ट सीखने हैं आपको, उसके बाद ये एग्जाम्पल आने वाला है, तो तब तो कितना अच्छा समझेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देयर वाज अ हाइक इन पेट्रोल प्राइस बाय 12%, by how much percentage should a person decrease his petrol consumption such that there is no change in expenditure। अब मुझे बात बताओ, प्राइस इंटू क्वांटिटी बरोबर एक्सपेंड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, और उन्होंने एक्सपेंडिचर नहीं कांस्टेंट रखने को बोला है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो अगेन ये क्वांटिटी इधर जाएगी, सो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, फिर से वही है। मुझे बात बताओ, आपके पास 100 रुपए, अगर 20 रुपीज किसी चीज की प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है, यू हैव 100 रुपीज एंड प्राइस ऑफ शुगर इज 20 रुपीज पर केजी, you can purchase 100 by 25 kg of sugar. If price hiked by 5 rupees, now the price is 25 rupees. So 100 by 25 is 4 kg. अगर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो रही है ना उतने ही पैसों में, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, we can say that price is inversely proportional to quantity, जैसे speed is inversely proportional to distance था, तो जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी कम होगी, तो इन दोनों का रेशियो उल्टा होने वाला है। There was a hike in petrol price by 12%, 12% की पेट्रोल प्राइस में हाइक आ गई, सो हाइक 12% की आ गई, शुरुआत में 100 थी ऐसे अज्यूम किया, तो 12% बढ़ने के बाद कितना बढ़ा 112% इनिशियल एंड फाइनल, तो क्वांटिटी क्या होगी, उल्टी होगी, क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा 112 का 100 होगा, ये तो पहले वाले में पढ़ा है इनवर्सली है, तो ये छोटी छोटी चीजें पता है ना, सारा मैथ रीजनिंग इजी जाता है, ओके। सो उन्होंने क्या बोला है, सो
हाउ मच परसेंटेज शुड अ पर्सन डिक्रीज इज पेट्रोल कंजम्पशन, क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन, सो कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा 12 से, लेकिन कितने पे 112 पे, तो मैं क्या करूंगा 112 पे 12 डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज में पूछा है 100 में कितना, चलो करते 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 बचा, सो 4 8 जा 28, सो अगेन 4 से जाता है 4 7 जा 28 और ये 25, सो 25 3 जा 75/7 है क्या ऑप्शन, चलो पॉइंट में निकालना है उसको 10.7, 7 10 जा 70, 7 7 जा 49, 10.7 परसेंटेज से डिक्रीज होगा। ये कभी भी सेम टू सेम नहीं होता, 12% इंक्रीज हुआ तो 12% कम होगा प्राइस, ऐसा नहीं होता। इफ आई हैव 20% मोर रुपीज देन यू, देन यू डोंट हैव 20% लेस रुपीज देन मी, ये डिफरेंट ही आएगा, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है परसेंटेज का बेस कंसेप्ट, परसेंटेज का बेस कंसेप्ट, सब कुछ बेस पे डिपेंड होता है। जब आपके मेरे पास 20% ज्यादा है, इसका मतलब 100 पे ज्यादा है, लेकिन जब आपके पास 20 कम होंगे वो 120 पे 20 कम होंगे, बेस चेंज हो गया, आंसर चेंज होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इफ 19a plus 19b plus 19c, 19a plus 19b plus 19c is equal to 437, सो 19 कॉमन लेते हैं, 19 कॉमन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 437, सो 19 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, 19 2 जा 38, 5 बचे, 19 3 जा 57, सो a प्लस b प्लस c कितना है 23, तो उन्होंने क्या पूछा द मीन ऑफ a प्लस b प्लस c, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, सो एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम 23 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 है, 3 क्वांटिटीज है, सो 3, सो क्या आएगा 3 7 जा 21, 2 बचे बाय 3, 7 2/3, मतलब 2/3 मतलब ही 0.66 होता है, इसका मतलब 7.66, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5, ये किसका सवाल है, ये हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज ही बोलो, एवरेज ही बोलो, और या ये जो पहले जो भी किया कॉमन निकालना वगैरह वो तो नंबर सिस्टम का काम है, कॉमन निकालना, खत्म। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, क्या करना है 2 डिजिट नंबर निकालना है, कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट नंबर है 1 2, 2 डैश मार दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, विदाउट रिपीटेशन चाहिए, अपने पास टोटल नंबर कितने 6 नंबर है, वी हैव 6 नंबर्स, सो लेट्स गो इन रियलिटी, आप हाथ में पेन लोगे, आप नंबर लिखने के जाओगे और सोचोगे क्या लिखो, तो कितने वेज है आपके पास, आप इस 6 डिजिट्स में से कौन सा भी नंबर लिख सकते हो, तो अगर आपको ये प्लेस फिल करना है, ये कितने वेज से फिल कर सकते, कितने प्रकार से फिल कर सकते हो, 6 वेज से, अब हो गया, यहाँ पे कुछ तो फिल कर दिया, अब ये नंबर फिल करते जाओगे, कुछ तो भरोगे, देखोगे, सोचोगे, तो क्या पता चलेगा 6 नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर यूज किया वो यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है विदाउट रिपीटेशन, तो यहाँ पे जो यूज किया नहीं कर सकते, तो हम ये जगह, ये प्लेस कितने प्रकार से भर सकते हैं 5 वेज से, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने 6 into 5 दैट इज 30, ऑप्शन नंबर सी। सो कौन सा टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, बहुत सिंपल किया है मैंने इस टॉपिक को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतना सिंपल, कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस आप रियलिटी में जाओ, आपके सारे आंसर करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे, आपको तो पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो जब कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो किसको किसको क्रॉस करती है, खुद की लेंथ या ट्रेन लेंथ L एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ P। सो अब देखते हैं, सो उसने क्या क्या क्रॉस किया, खुद की लेंथ L प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ P, तो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना है 20 सेकंड्स, टाइम 20 सेकंड्स है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में टाइम 20 सेकंड है,
तो स्पीड को क्या करेंगे 5/18 करके मीटर बाय सेकंड कर देंगे, मीटर पर सेकंड। सो हमें तो डिस्टेंस पता चल गया किसका, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म लेंथ, यही तो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते जितना भी आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 10 जा, तो खत्म होगा ये तो इधर ही। सो L प्लस P इज इक्वल टू 1000 10 इंटू 20 200 इंटू 5000 अपॉन 3, तो यही क्या आएगा 333.33। ये किसका डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ का। अब द सेम ट्रेन क्रॉसेस पर्सन हु इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, एक पर्सन को क्रॉस कर रही है लेकिन वो वॉकिंग कर रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 12 सेकंड। अब सेम डायरेक्शन में जब कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, स्पीड का क्या करते, सब्ट्रैक्शन करते, स्पीड का सब्ट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो हम दोनों की स्पीड का क्या करते, एडिशन करते। ये सब पढ़ाने वालों। तो अब देखो सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब कभी भी ट्रेन किसी सिंगल एंटिटी को या फिर जिसको थिकनेस नहीं उसको क्रॉस करती है, मैन, ट्री, बिल्डिंग, पोल, तब वो किसको क्रॉस करती है, खुद को मतलब किसको, एल को। ठीक है, एल को क्रॉस करती है। अब एल को क्रॉस किया तो फिर अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या लोगे लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन का स्पीड कितना है 60 और सेम डायरेक्शन उसका कितना है 6, तो ये क्या आएगा 60 माइनस 6, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन होता है, इनटू टाइम कितना है 12 इंटू 12, और यहाँ पे क्या आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड करना है सबको हमें। तो 60 माइनस 6 कितना आएगा 54 इंटू 12 इंटू 5/18, सो ये कितना आएगा 18 1 जा 18 3 जा, सो अगेन 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 3 180, सो 180 मीटर ये किसका आया, लेंथ ट्रेन का आया। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 180 मीटर, लेकिन दो ऑप्शन है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की भी पूछे। प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 333.33 है और लेंथ ऑफ ट्रेन इज 180, सो रिमेनिंग किसका होगा, प्लेटफॉर्म का 333.33 माइनस 180, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.33 और ये 153.33, so 180 and 153.33, ऑप्शन सी इज योर आंसर। एक ही चीज यूज की है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट पढ़ाने के लिए हमें 15-20 मिनट लगेंगे, वही तो हम बैच में करने वाले। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सारे क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल पढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पे बस जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे जा रहा हूँ कि आपको कुछ पता भी नहीं है। नॉर्मल 8th लेवल पे पढ़ा है हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप, कौन सा टॉपिक हो गया फिर, पार्टनरशिप, खत्म। एक वर्ड से टॉपिक का नाम पता चलता है। पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है, पार्टनरशिप के आपको प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट किस पे ऊपर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पे। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, इसके कॉम्बिनेशन पे प्रॉफिट डिपेंड होता है। सो ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मैं बात कर रहा हूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट x रुपीज की है, हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, 3 लोग हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट x की है, तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब x/6 फॉर 1/6 ऑफ द टोटल टेन्योर, टोटल टेन्योर y का पकड़ लेते और 1/6 ऑफ द टोटल टेन्योर, सो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ए का हो गया प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। फिर बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 ऑफ द टेन्योर, 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट मींस x/3, टोटल इन्वेस्टमेंट x है और 1/3 ऑफ द टेन्योर बोला है, सो y/3, टोटल टेन्योर y, ओके। while C invest remaining part for the full duration, remaining part, अब remaining part बचा ही कितना है, A ने कितना किया इन्वेस्ट x/6, B ने कितना किया x/3, टोटल निकाल लेते हैं हम, डिनोमिनेटर 6 करते हैं दोनों का एलसीएम लेके, सो x आएगा, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से करो, यहाँ पे 2x आएगा, सो कितना बचा 3x/6, दैट मीन्स x/2, x/2 इन्वेस्ट किया ए और बी ने, सो x/2 किया तो बचा कितना 1 - x/2, x/2 हाफ किया तो हाफ बचा,
तो सी ने वही हाफ तो इन्वेस्ट किया है इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, x/2। और कितने के लिए? फॉर द फुल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फुल कितना है? 5। खत्म करो। क्या करना है? क्या क्या आएगा? xy/36, xy/3 × 3 9, xy/2। ये इस रेशियो में क्या होगा? अपना प्रॉफिट डिवाइड होगा। ये तो हो गया अपना काम। x/2 बचा था अपना c के लिए, a + b ने x/2 किया था और c के लिए बचा भी कितना था? x/2 बचा था। अब देखो xy कैंसिल कर देते हैं, xy कैंसिल, तो ये रेशियो 1/36, 1/9, 1/2 तो डिफिकल्ट जा रहा है ना, तो डिनोमिनेटर को हटाना। ये सब हम रेशियो में पढ़ने वाले, कैसे डिनोमिनेटर को हटाते हैं। तो सबको 36 से मल्टीप्लाई करो। 36 से क्यों? कि 36 से किया, 36 9 और 2 का एलसीएम क्या है? 36 है। सो इन सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 1/36 इंटू 36 कैंसिल, 1 आएगा। सो 9 4 जा 36 और 2 इंटू 18 36। सो इनका प्रॉफिट रेशियो कितना आया? एबीसी का प्रॉफिट रेशियो आया 1:4:18। अब मुझे बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 46 lakhs व्हाट शैल बी द सी शेयर। हमारी भाषा में टोटल प्रॉफिट कितना आया? 18 + 4 22, 22 + 1 23। अपनी भाषा में 23 है, लेकिन वो इसको क्या बोल रहे हैं? 46 lakhs, करेक्ट। और उन्होंने सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर कितना है? 18। सो अपने 18 को कितना? अपने 23 को 46 lakhs बोल रहे हैं, सो अपने 18 को कितना? सो 23 1 जा 23 2 जा, सो कितना आया? 1 मतलब 2 lakhs, सो 18 मतलब 18 2 जा 36 lakhs। सी का शेयर कितना है? 36 lakhs। आपको ए का निकालना है तो 1 = 2 lakhs है, ए का 2 lakhs। बी का निकालना है 2 × 4 8 lakhs, ठीक है। सो जो भी पूछा है, सी का पूछा था, सी 18 है, सो 1 मतलब 2 lakhs है, सो 18 मतलब 36 lakhs। ओके, ऑप्शन नंबर डी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22। कितना सिंपल तरीके से जा सकते, देखो एजेस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका। आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सिंपल टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब्स जो भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, छोटा मोटा मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 2 years बैक, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 2 years बैक, मतलब a - 2 2 years बैक का प्रोडक्ट कितना है, और b - 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कितना है? 77। अब बच्चा बच्चा जानता है 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 77 कब आएगा? 7 × 11 होगा तो, करेक्ट। 7 × 11 का मल्टीप्लीकेशन 77, लेकिन ये तो 2 ईयर पहले का एज है ना उनका। सो आज का एज क्या होगा? 7 + 2, 7 + 2 कितना आएगा? 9। ये कितना आएगा? 13। खत्म। चेक भी करो, 13 + 9 कितना आ रहा है? 22। डन। कुछ है इसमें? सो क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर करंट एजेस। आज के उनके एजेस का डिफरेंस कितना है? 9 एंड 13 का डिफरेंस कितना है? 4। सो है क्या इजी? मेरा सवाल नहीं है, यूपीएससी सीएपीएफ 2024 का सवाल है। करेक्ट। सबको समझ में आया क्या? बोलो। कमेंट करके सबको बताना है कैसा लगा। सजेशन देने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, कुछ नहीं, जो भी बोलोगे इंप्रूवमेंट ही होने वाला है। पॉजिटिव बोलोगे तो और ज्यादा वीडियो आएंगे, और अच्छे से पढ़ने का इंस्पिरेशन मिलेगा। नेगेटिव बोलोगे तो काम करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। हर जगह से फाइनल एंड एक ही है, एम एक ही है कि आपके पास अच्छा नॉलेज जाना चाहिए, और आपका जो डर है मैथ रीजनिंग का वो खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट, आप इस नंबर पे भी मुझे ये कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 9021747391। इस नंबर पे भी आप मुझे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है वो मुझे डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे भी वही है, टेलीग्राम पे भी वही नंबर है मेरा। बस फर्स्ट टाइम जब मैसेज करोगे तो अपना नाम बताओ, कौन से एग्जाम के लिए, कहाँ से मेरे साथ कहाँ से पढ़े हो वो बता देना, फिर आपका काम बता देना। तो एक बार नंबर सेव कर लूंगा तो बाद में वो करने की जरूरत नहीं। चलो, और शॉपकीपर सेल 2 आइटम्स ए एंड बी, 2 आइटम्स ए एंड बी सेल कर रहा है। आइटम बीज कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द आइटम ए। सो आइटम बीज कॉस्ट प्राइस
इज ट्वाइस दैट ऑफ आइटम ए। सो आइटम ए 100 रुपीज में मिल रहा है, सो बी कितने में मिल रहा है 200 में। कॉस्ट प्राइस खत्म। द शॉपकीपर सेल आइटम ए एट 10% प्रॉफिट, ये 10% प्रॉफिट में जा रहा है। 10% प्रॉफिट मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट, 100 का 10% 10 रुपीज, सो 110 में बिक रहा है, सेलिंग प्राइस 110। देन अगेन आइटम बी एट 20% प्रॉफिट, आइटम बी 20% प्रॉफिट में जा रहा है, सो इसका 20% प्रॉफिट, 200 का 20%, 200 इंटू 20%, सो 40, 100 का 20, 200 का 40, सो 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग कितने में जा रहा है 240 में जा रहा है। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट, दोनों को मिला के ये पूरे बिजनेस में उनको क्या हुआ। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी की है 200 प्लस 100 300, एंड टोटल सेलिंग प्राइस कितनी की है 240 प्लस 110 350। मतलब 300 की चीज वो कितने में बेच रहा है 350 में, सो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 50, लेकिन उन्होंने परसेंटेज में पूछा है। तब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, सो टोटल कॉस्ट प्राइस 300 एंड प्रॉफिट कितने का हुआ है 50 रुपीज, सो 50 ऑन 300, सो 100 पे कितना परसेंटेज निकालना है, 20 कैंसिल, 50/3, सो कितना आएगा 16, 2/3 मतलब 16.66%। ऑप्शन नंबर डी। कुछ है क्या, किसका सवाल है, प्रॉफिट लॉस। हम देखो ये चार चीजें अच्छे से पढ़ने वाले, एलसीएम मतलब एलसीएम तो मेरा बेस है पक्का, तो एलसीएम तो अच्छे से पढ़ेंगे, एलसीएम एवरेज, फिर रेशियो के सारे चैप्टर, फिर परसेंटेज के सारे चैप्टर, वर्क टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी, 7 चैप्टर एंड नंबर सिस्टम, सॉरी। तो ये 7-8 चैप्टर बस आपका, कुछ कोई भी एग्जाम्पल नहीं रुक सकता। मैथ्स का बोल रहा हूँ, रीजनिंग के भी वैसे ही, जो भी इंपॉर्टेंट है वो। रीजनिंग तो इसमें कुछ पूछा ही नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। नेक्स्ट, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 25 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट वगैरह, ये अगर आ गया ठीक है, तो ये सवाल होता है सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी। और इसमें कौन से खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है एंड हॉकी है, 3 का है। तो 3 का सिंपल एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सब खेलने वाले, कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ाने के बाद बहुत सिंपल आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले दो पैरामीटर का पढ़ाना होता है, फिर 3 पैरामीटर का। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, एटलीस्ट 1 स्पोर्ट्स खेलने वाले। ए क्या है, ऑल ए मतलब सारे क्रिकेट वाले, बी क्या है, सारे फुटबॉल वाले, सी क्या है, सारे हॉकी वाले, माइनस बोथ वाले, ए एंड बी क्रिकेट फुटबॉल, फुटबॉल हॉकी, क्रिकेट हॉकी, एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब सारे खेल जो खेल रहा है वो वाले। चलो देखते, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 100 है, 25 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट, क्रिकेट तो खेल ही रहे, सो 25 प्लस सॉरी 25 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल बोला है, सो क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हम क्या करेंगे, बोथ वाले सेक्शन है, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, कितने आएंगे 25। 15 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले 15 है। फिर उसके बाद 12 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, सो ये बोथ वाले हो गए, 12 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बोथ वाले हो गए, वो ब्रैकेट में जो लिखा है वो। फिर उसके बाद क्या लिखे, एंड 10 प्ले ऑल द 3 मतलब ये क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये कितने 10 है। फिर उन्होंने क्या दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी आर 50 37 एंड 32, ये पहले वाले दिए 50 37 एंड 22। माइनस में क्या है, बोथ वाले कितने 25 प्लस 15 प्लस 12 और प्लस ये तीनों के मिला के कितने, तीनों खेलने वाले कितने 10। करो, ये कितना आता है 7 + 2 9, 3 + 2 5 + 5 10, माइनस ये कितना आएगा 25 + 15 40, 40 + 12 52 और ये प्लस 10। सो फाइनली क्या आएगा 109 + 10 119 माइनस 52। सो 9 - 2 7, 11 - 5 67। तो 67 किसका आंसर आया, एटलीस्ट 1, एक तो खेल खेलेंगे ही खेलेंगे। वैसे कितने स्टूडेंट्स है 67। पूछा क्या है,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट इज 67। कुछ ना कुछ तो खेलेंगे, इसका मतलब जो बचे वो एक भी खेल नहीं खेलने वाला। दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स आर 100, सो नन प्लेइंग स्पोर्ट्स आर 100 माइनस 67, दैट इज 33। ऑप्शन नंबर ए। आपको लग रहा है बड़ा, कुछ है नहीं, इसका अगर 2 पैरामीटर का मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये तो बस एक्सप्लेनेशन है ना, बस यहाँ पे मैंने वही बोला 50% बैच में पूरा समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता है अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर से जाने वाला है, मुझे ये नहीं पता, क्या पता है मुझे भी, क्योंकि इसके पहले वाला तो हुआ ही नहीं ना। इसके पहले 2 पैरामीटर के 5-6 एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं अलग अलग टाइप के, फिर ये 3 पैरामीटर का एग्जाम्पल आता है, इसके भी 4-5 टाइप है और मतलब लेवल है, तो वो सारा करना है हमें। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ अ कपल आर टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल फॉर अ मीटिंग। अगर राउंड टेबल पे किसको बिठाना है तो हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं? अगर देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, अगर उनको बिठाना है ना तो हम उनको बिठा सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब पता है 5 फैक्टोरियल अगर होगा तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, स्टैंडर्ड 9th 10th में होता है। तो ये अगर सर्कुलर में बिठाना है तो ये ऐसा है, n लोगों को सर्कुलर बिठाना है तो कितने वे से बिठा सकते हैं हम? n-1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज इट इन n-1 फैक्टोरियल, एक माइनस करके। What is the total number of ways in which the sitting arrangement can be made so that couple do not sit next to each other? There are 5 people and couple है, couple एक साथ नहीं बैठना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास A B C D और E, ये 5 लोग हैं और ये और B मेरा कपल है, उनको साथ में नहीं बिठाना है, तो ये ऐसे मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसा सोचने की या फिर ऊपर ऊपर का सोच के हम बोलते हैं ना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल अगर सोचोगे, अगर मैंने ऐसा किया पहले इन सबको बिठा लेता हूं, मैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई कपल है कोई, मैं 5 लोगों को बिठाता हूँ। सर्कुलर बिठाना है, सर्कुलर के लिए यही है ना, सिंपल लीनियर बिठाना है तो 5 लोगों को 5 फैक्टोरियल होता है, लेकिन सर्कुलर में बिठाना है तो 5 लोगों को कैसे बिठाओगे? 5-1 फैक्टोरियल। 5-1 कितना? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, सो कितना आया? 24 वे से मैं 5 लोगों को बिठा सकता हूं। लेकिन इनमें कभी कभी वो कपल साथ में बिठेंगे ना, तो उनको क्या करेंगे, उस सारे प्रकारों को हमें माइनस करना पड़ेगा, उन सारे अरेंजमेंट को माइनस करना पड़ेगा हमें। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये दोनों साथ में बैठा इसे पकड़ता हूँ, साथ में बैठे तो अभी नंबर ऑफ पीपल कितने? 1 2 3 4 है, तो 4 को सर्कुलर कैसे बिठाओगे आप? 3 फैक्टोरियल, 4-1 3 फैक्टोरियल, 4-1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं, तो उनको भी कितने से करेंगे? 2 फैक्टोरियल से। 2 लोग कैसे अरेंज होते हैं? 2 फैक्टोरियल। ये सब पढ़ाना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है ये? परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ठीक है। सो 4-1 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल क्या? 2 into 1, 3 into 2 6, 6-1 6, 6-2 12, 12 into 1 12। सो ये 12 अरेंजमेंट्स आ गए। ये कैसे अरेंजमेंट आ गए कि कपल सीट्स टुगेदर, कपल सीट्स टुगेदर। ओके, अब मुझे बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने? 24, और इनमें से कपल सीट्स टुगेदर कितने? 12। सो हमें क्या निकालना है? डू नॉट सीट टुगेदर, डू नॉट सीट टुगेदर, कपल डू नॉट सीट टुगेदर। तो क्या करना पड़ेगा? 24 - 12 दैट इज 12 वेज, ठीक है। ये 7वां 8वां टाइप है, इसके पहले 6-7 टाइप करने हैं हमें, उसके बाद ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा समझा होगा कि हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, उसमें से जिस अरेंजमेंट में कपल टुगेदर है अगर वो हमने बाजू में किए, अगर वो हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो जो भी बचे हुए अरेंजमेंट है उनमें कपल टुगेदर सीट नहीं होगा। तो फिर ये कैसे आया, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? सी। चलो, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 times. The outcomes are noted. What is the probability of getting exactly 2 heads? Exactly 2 heads. चलो, a fair coin is tossed 3 times. 3 times
टॉस किए तो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एच 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 आता है, फिर एच एच टी आएगा, फिर एच टी एच आता है, फिर टी एच एच आता है। ये 4 बार हो गए। सेम ऐसे 4 बार टी के भी होते हैं, टी 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 आता है, फिर उसके बाद टी टी एच आता है, फिर उसके बाद टी एच टी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एच टी टी आता है, खत्म। और कौन सा है, नहीं, 8 बार होते। अगर एक कॉइन 3 बार टॉस किया तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स? एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, कहाँ मिल रहे एग्जैक्टली 2 हेड्स? यहाँ पे मिल रहे, यहाँ पे मिल रहे और यहाँ पे मिल रहे। सो इसकी प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस, कितनी बार मिल रहा है, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 बोल रहा है, 3 नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 2, 3 बार फेवरेबल आउटकम है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स कितने, 4 + 4 8। सो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/8, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? ओके, तो ये सब कुछ में करना है। फिर और एक बार बता देता हूं, हमारी योद्धा बैच है oneclass.in, इस ऐप पे आपको मिलने वाली। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पीवाईक्यू क्लियर करेंगे सारे 2017 से, और प्रिडिक्शन नाम का मतलब सारे टाइप क्लियर करोगे तो मैं बता सकता हूँ कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे फीचर मैंने बता दिए। इसकी CAPF हब जो अपना चैनल है वहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और आपको जो भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है, और आप स्वप्निल सर को भी पूछ सकते हो 9021747391। यहाँ पे मुझे स्टडी रिलेटेड डाउट पूछना, स्टडी रिलेटेड डाउट पूछना मुझे मैथ रीजनिंग के। और अगर आपको कुछ टेक्निकल परेशानी है, ऐप में कहाँ पे कोर्स है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, या फिर लेक्चर कैसे देखने हैं, क्या कोर्स के बारे में कुछ डिटेल आपको पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो 7057227225। इस नंबर पे भी आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। स्वप्निल सर का नंबर ये, तो यहाँ पे कोर्स के बारे में बता सकते हो। तो इस तरीके से अपना कोर्स होने वाला है। अगर ये आज का लेक्चर आपको 50% में जाया, मुझे तो लग रहा है कि बहुत धीमे से बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी क्या होता है, हाई लेवल एग्जाम्पल आता है तो नहीं डिटेल हो पाता, पहले पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद वो समझ में आए। अगर यहाँ पे 50% भी आपको समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बैच में पूरा मैथ रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आउट ऑफ 20 आपको 17-18 मार्क लाने, तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो इंटर के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा था। आपको अगर पसंद आया तो आपके दोस्तों को भेज सकते हो, और पहले आप ज्वाइन करो, आप अपना स्कोर बढ़ाओ, उसके बाद आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।